हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां पर आपको DSSP, TGT, SST के लिए तैयारी करा रहा हूं। और इसके साथ साथ आप कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, EMRS की तैयारी कर सकते हैं, KVS की कर सकते हैं और NVS की कर सकते हैं। तो इनके सिलेबस सेम होते हैं, इस वजह से हम इन सभी को साथ में लेके चल रहे हैं। EMRS का अभी नोटिस आया था जिसमें आपका एग्जाम होने वाला है, और KVS की भी एक बात सुनने में आई है कि KVS का एग्जाम जल्दी हो सकता है, मतलब आपका 2025 में। लगभग ये सारे ही एग्जाम होने वाले हैं, तो तैयारी को ध्यान में रख के, अपने टाइम को ध्यान में रख के तैयारी करें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके और किसी ना किसी एक एग्जाम में आपको सिलेक्ट होकर निकलना है। 2025 में आपको एक जॉब ले लेनी है अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि उसके बाद आप खुद ही देख रहे हैं कि KVS में कब हुआ था, 2022 में नोटिस आया था, 2023 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, 2023 में ही KVS का एग्जाम हुआ था, 2023 में ही EMRS का एग्जाम हुआ था, और DSSP का एग्जाम तो 2021 में हुआ था। तो आपको पता है कि ये काफी लेट होने वाले हैं, तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो आने वाली है, वो है स्टडी प्लान के ऊपर। स्टडी प्लान हम क्या करने वाले हैं, 100 दिन का स्टडी प्लान करने वाले हैं, और 100 दिन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, PYQs किस प्रकार से लगाएंगे, कब कब लगाने हैं, और किस तरह से अपने रूटीन को बदलना है, और 100 दिन में कैसे आपकी पूरी तैयारी करनी है जिससे आपका EMRS का एग्जाम क्रैक हो सके। तो अगर आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो मैं कल आपके लिए अपलोड करने वाला हूं। तो कल दोपहर 2 बजे आपको ये वीडियो मिलने वाली है, तो तैयार रहना इस वीडियो के लिए। अब शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो पे। ठीक है, तो बाय अकेडमी में आपका स्वागत है। पॉलिटी NCERT क्लास 10th की चल रही है, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। इसमें हम क्या देख रहे थे, इसमें हम चैप्टर 2 देख रहे थे, संघवाद। और संघवाद के ऊपर हमारी 3 वीडियोस हो चुकी थी। जो कल वाली वीडियोस थी वो थोड़ी सी इस तरह की वीडियो थी कि आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी में मैंने बता दिया, तो थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं। मैंने क्या आपको बताया था कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में हमने देखा। तो जो संघ शब्द है वो भारत में कहीं भी संविधान में लागू नहीं किया गया है, मतलब संविधान में संघ शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है। तो ये आपको बात याद रखनी थी। उसके बाद जो संघीय व्यवस्था थी उसका मतलब क्या है, वो चीजें हम पहले ही देख चुके हैं। अगर हम भारतीय संविधान के मौलिक रूप को देखें तो इसमें 2 स्तरीय शासन थी। अब यहीं पर शब्द आता है मौलिक रूप। मौलिक रूप क्या होता है, मौलिक रूप होता है जब 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया था ना, उस समय के संविधान में क्या था, इसे कहते हैं हम मौलिक रूप। तो इसमें 2 स्तरीय सरकार थी, जिसमें एक केंद्र सरकार थी और दूसरी राज्य सरकार थी। बाद में संविधान में संशोधन करके एक तीसरे स्तर की सरकार और जोड़ी गई थी, जिसे हमने क्या कहा, पंचायत और नगर पालिका। इन सभी जो अपनी व्यवस्थाएं हैं, संघीय व्यवस्थाएं हैं, इनके सभी के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं संघीय व्यवस्था में कि क्या क्या होता है, और इनकी विधायी शक्तियां भी बटी हुई होती हैं। कोई भी किसी में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन अगर आप संप्रभुता की बात करें तो संघ सूची के पास, मतलब केंद्र के पास संप्रभुता है, और बाकी के जितने भी क्षेत्र हैं उनके पास संप्रभुता नहीं है। ठीक है, तो ये मत कहना कि जैसे कोई एक राज्य है, उस राज्य के पास अलग से अपनी पावर है और वो केंद्र से स्वतंत्र होकर कार्य कर सकता है, जो भी निर्णय लेना चाहे वो ले सकता है, ऐसा नहीं है। वो केंद्र के अंदर ही कार्य करेगा, लेकिन अंदर कार्य करते हुए भी उसे स्वतंत्रताएं हैं। और वो स्वतंत्रताएं कहां लिखी हुई हैं, वो सूचियों में लिखी हुई हैं। तो कुछ लिस्ट बनाई गई हैं। कौन कौन सी लिस्ट है, 3 प्रकार की लिस्ट है, जिसमें केंद्र और राज्य की जो मामले हैं उन मामलों को रखा गया है कि कौन कौन से मामलों पर कौन कौन कार्य करेगा। तो संघ सूची है एक, तो यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो वाले मामले रखे गए हैं जो बहुत बड़े मामले होते हैं और पूरे देश पर लागू होने वाले होते हैं, जैसे प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये मामले, ये कल समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इन्हें संघ सूची में रखा गया है। और इन पर निर्णय कौन लेगा, इन पर केंद्र सरकार निर्णय
लेगी। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो कौन सी आती है, राज्य सूची की आती है। तो राज्य सूची में वो विषय होते हैं जिसमें राज्य सरकार निर्णय लेती है। इसमें क्या होगा, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये वाले जो पॉइंट हैं इन पर कौन निर्णय लेगा, इन पर राज्य सूची लेगी। अब कर लगाने का अधिकार होता है, वो भी इसमें डिवाइडेड है, कर का अलग से देखा जाएगा। जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची क्या हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें क्या है, इसमें वो वाले विषय होते हैं जिसमें केंद्र सरकार भी अपना निर्णय दे सकती है और राज्य सरकार भी अपना निर्णय दे सकती है। तो जिसमें साझी दिलचस्पी होगी, मतलब कॉमन इंटरेस्ट होगा, वो वाले विषय इसमें रखे जाएंगे, जैसे शिक्षा का अधिकार, वन, मजदूरी संघ, और उसके साथ साथ विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, ये मामले होते हैं, इन पर केंद्र सरकार भी निर्णय ले सकती है और राज्य सरकार भी निर्णय ले सकती है। लेकिन इन विषयों में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार निर्णय तो लेंगी, लेकिन अगर टकराव हो गया, अगर इन दोनों विषयों पर टकराव हो गया, मान लीजिए शिक्षा पर एक कोई नियम बनाया और केंद्र सरकार ने भी नियम बना दिया, राज्य सरकार ने भी नियम बना दिया, और दोनों में हो गया टकराव कि भाई अब किसका चलेगा, राज्य सरकार कह रही है कि हम अपने राज्य में तो यही लागू करेंगे, आप जो कर पा रहे हो वो करो, तो केंद्र सरकार कहेगी कि भाई मेरे पास संप्रभुता है और आपका निर्णय केवल तब तक वैलिड है जब तक मेरा निर्णय नहीं आ जाता है। तो यहां टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता मिलेगी। तो इसमें टकराव की स्थिति आ ही नहीं पाती है। और इसके बाद अगर टकराव होता भी है, जैसे केंद्र और राज्य में टकराव हो जाता है, तो उन्हें कहां जाना पड़ता है, उन्हें या तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ज्यादातर मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या पहले से ही डिसाइडेड है कि भाई अगर केंद्र और राज्य में से दोनों लोगों ने बना दिया कोई भी एक कानून, तो कौन सा कानून बाध्यकारी होगा, वो होगा केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का वहां पे कानून नहीं चलेगा। अब इतने तो बात हमने कर ली, ये 1950 की बात है। क्या 1950 के लोगों को नए आने वाले और भी अधिकार क्षेत्र हैं उनके बारे में पता था? उनके बारे में नहीं पता था। नए विषय कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था साइबर अपराध का, ठीक है, अभी आपने देखा होगा चैट जीपीटी चल रही है, एआई चल रहा है, तो ये सारी चीजें नई है ना, ये चीजें 1950 के लोगों को नहीं पता था। तो उन्होंने इसके लिए एक लूप रखा कि अगर मान लीजिए इस तरह के कोई नए विषय ऐड होते हैं, तो उन विषयों का अधिकार क्षेत्र किनके पास होगा, उनका अधिकार क्षेत्र होगा केंद्र सरकार के पास। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि नए जो होंगे, जो बचे विषय होंगे, उन विषयों पर अधिकार क्षेत्र किनका होगा, केंद्र का होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां है। अब इससे समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या है कि जैसे सबको साथ लेकर चलने वाली जो इकाई होती है ना, जैसे बड़ी इकाई है, हमने बड़ी इकाई मतलब हमने केंद्र मान लिया, और केंद्र किसको साथ लेकर चल रही है, राज्यों को साथ लेकर चल रही है। तो क्या राज्यों को अधिकार सभी मिल जाएंगे? राज्यों को सभी बराबर अधिकार नहीं मिल पाते हैं। लेकिन यहीं अगर हम संघीय व्यवस्था के दूसरे पॉइंट की बात करें कि कई राज्य मिलकर एक केंद्र का निर्माण करें, तब क्या होगा, राज्यों को बराबर अधिकार होते हैं। तो जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति कैसी है कि एक संघ बना और संघ को राज्यों में विभाजित किया गया था। तो इस स्थिति में सभी राज्यों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं, कुछ राज्यों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे और कुछ राज्यों को कम अधिकार मिलेंगे। ये वाला पॉइंट आपको कल नहीं समझ में आया होगा क्योंकि मैंने एग्जाम्पल नहीं दे पाया। तो यहां पर देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है कि यही बात कर रहा है कि केंद्र और राज्य अगर अपना संघ बनाते हैं, तो जब राज्य मिलकर केंद्र का निर्माण करते हैं, तब सभी राज्यों को बराबर अधिकार प्राप्त होंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लें अमेरिका का, तो अमेरिका के प्रत्येक राज्य को बराबर अधिकार है। प्रत्येक राज्य जैसे अधिकार एक के पास रखते हैं, वैसे ही अधिकार सेम दूसरे के पास है। लेकिन अगर यहीं पे एग्जांपल लें भारत का, तो भारत में क्या है, भारत के उत्तर प्रदेश को जितने अधिकार हैं उतने अधिकार असम को नहीं है, असम को जितने अधिकार हैं उतने अधिकार बिहार को नहीं है। यहां पर कुछ राज्य हैं जैसे नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, तो इन राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। अब ज्यादा अधिकार क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो सत्ता होती है इसमें क्या है, ऐतिहासिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं, सामाजिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इनके प्रावधानों को अलग रूप से ही देखा जा सकता है।
अब आपने देखा होगा अगर ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो ईएमआरएस का मतलब ही क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। अब ये किन के लिए बनाया गया है, ये बनाया गया है अनुसूचित जनजाति के लिए। और अनुसूचित जनजाति का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा अलग होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी एक व्यक्ति है अनुसूचित जनजाति का, वो किस तरह के नियमों का पालन करेगा, वो अपने सांस्कृतिक नियमों का ज्यादा पालन करता है। वो लोग अपनी जो अभी जो मूल धारा बह रही है उस मूल धारा से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो क्या उनकी संस्कृति को खत्म कर कर उन्हें मूल धारा से जोड़ना जरूरी है या फिर उनकी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए? यही तो हमारी विविधता का एक रूप है कि हमें सबकी संस्कृति की रक्षा करनी है। आर्टिकल 29, 30 याद है ना आपको, यही पॉइंट था। तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा, आपको उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक हितों के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ विशेष दर्जे देने पड़ेंगे। कि देखिए आप पूरे देश के लिए तो एक नया कानून बना सकते हैं, एक जैसा कानून बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक विशेष स्थान पर रहते हैं, उनके लिए वो कानून लागू नहीं होते हैं। आपको एग्जाम्पल पता होगा, एक फोटोग्राफर था और वो कहां चला गया था, वो चला गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। और वहां के लोगों ने, जो वहां के जो जनजाति लोग थे उन लोगों ने उसे मार दिया। तो मारने के बाद केस किस पर बना, जो आदमी मर गया उस पर ही केस बना, उसके देश के ऊपर केस चला कि ये व्यक्ति वहां पर पहुंच क्यों गया जबकि मारा था। मारने का तो एक नियम अलग होता है ना, अपने अगर जो नॉर्मल उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारते तो क्या होता है, उस पर केस चलता है कि आपने मारा है, ये दूसरे के हित में नहीं है, आप पर केस चलेगा, मुकदमा चलेगा और आपको सजा दी जाएगी। लेकिन क्या यही पॉइंट वहां पर हुआ, अनुसूचित जनजाति के साथ हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष दर्जे प्राप्त हैं जिनके साथ वो क्या कर सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं। तो यही होता है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी है ना राज्य, इनको विशेष दर्जे प्राप्त है। और केवल नॉर्थ ईस्ट ही नहीं कह सकते, कुछ राज्य इधर के भी हैं जिन्हें विशेष दर्जा प्राप्त है। तो ये विशेष दर्जा कहां है, ये आर्टिकल 371 में है। तो ये भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 371 में ये विशेष दर्जे दिए हुए हैं। अब विशेष दर्जों की जब बात होगी, राज्य का जब सेपरेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये भी पॉइंट मैं अलग से बता दूंगा एक वीडियो को ही, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी को ही लेके चल रहे हैं तो उसकी ही चीजें बता रहे हैं। अब जो ये विशेष शक्तियां होती हैं वो स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में रोजगार और भूमि के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में स्पष्टता देती हैं। किस प्रकार से स्पष्टता देंगी, रोजगार के संबंध में देंगी और किसके अधिकार में, भूमि अधिकार में देंगी। क्योंकि जो जैसे एसटी जनजाति है, मतलब जो जनजाति वर्ग के लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने जंगल को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो उनके जंगल जमीन, ठीक है, जीवन, जंगल जमीन और जीवन, ये आपने सुना होगा। तो ये चीजों के लिए बहुत लड़ते हैं और इसके लिए तो माओवादी, आपने देखा होगा टेररिस्ट जो जिस तरह का होता है, तो माओवादी संगठन है पूरा, वो भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट उठाते हैं कि हमारी भूमि पर कब्जा मत करो। भूमि के कब्जे के ऊपर ही तो इस तरह की जो इंटरनल अफेयर में अगर आप देखेंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो यही वाले कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने पड़ते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो इस वजह से विशेष शक्तियां दी जाती हैं। रोजगार के अवसर आपने देखे होंगे कि एक तो रोजगार का अवसर हमें आर्टिकल 16 में दिखाई देता है और वहां पर संसद को विशेष प्रावधान है कि किसी स्थान विशेष को लेकर वो क्या कर सकती है, आपके लिए अवसर में भेदभाव कर सकती है। तो यही रोजगार के ऊपर भी पॉइंट है। तो ये भी आपने देख लिया। अब आगे बात करें कि भारतीय संघ की इकाइयां हैं, उन्हें बहुत कम अधिकार मिले हैं। कुछ संघ की कुछ इकाइयां हैं, भारतीय संघ की कई इकाइयां ऐसी हैं जिन्हें बहुत कम अधिकार मिले हैं। वो छोटे छोटे इलाके होंगे। अब छोटे छोटे इलाके का क्या मतलब है, आपने देखो एक छोटा सा राज्य, देखिए चंडीगढ़, आपको पता होगा चंडीगढ़ बहुत छोटा है, ठीक है, क्या वहां पर एक मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, वहां पर एक विधानमंडल की आवश्यकता है? इतना छोटा है वो राज्य कि वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं काम करनी ही नहीं चाहिए, मतलब कर ही नहीं सकती है वहां पर। तो ये क्या है, अब इन्हें, इनकी जो विविधता होती है वो भी इस प्रकार की होती है कि किसी दूसरे राज्य में मिला नहीं सकते। तो यहां डिलेमा हो जाता है सरकार के पास कि भाई केंद्र सरकार ये कहती है कि भाई इनका करें क्या, तो इन्हें एक सेपरेट लाइन में रखा गया और उन्हें क्या बोला गया, यूनियन टेरिटरीज बोला गया, केंद्र शासित
प्रदेश बोला गया। और केंद्र शासित प्रदेश की भी स्थिति को बदला गया। हमने बोला कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उन पर अधिकार किनका होगा, उन पर अधिकार होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का ही अधिकार होगा। तो जितनी भी यूटीज हैं आपने देखा होगा, तो वो कौन कौन सी यूटीज हैं, वो सारी यूटीज का नाम रखिए। दो नई ऐड हो गई हैं, उन्हें भी आपको जोड़ना है। कौन कौन सी हैं वो हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को ऐड करने के बाद कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं अपने देश में, वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। और अगर आपको यूनियन टेरिटरीज के बारे में, स्थिति के बारे में देखना है, तो आपने ज्योग्राफी के टीचर से भी पूछ लेना। आपकी क्लास जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। अभी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो गई थी उन्हें, ठीक है। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो सत्ता का बंटवारा है वो हमारे संविधान में बुनियादी रूप से लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि सत्ता का जब बंटवारा होता है, पावर शेयरिंग होती है, उसे एक जगह पर लिखना बहुत आवश्यक है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो सत्ता के बंटवारे में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। इसी वजह से जो आप बेल्जियम का देखते हैं उदाहरण, तो बेल्जियम में संविधान में 4 बार संशोधन किया गया, तब वहां के सत्ता के बंटवारे को स्टेबल कर पाए थे, ठीक है। तो यही होता है कि अगर केंद्र और राज्य के सरकारों में सत्ता का बंटवारा करना है तो उनके लिए संविधान में स्पष्ट रूप से बातें लिख दो, और वही स्पष्ट रूप से बातें लिखी हुई हैं और वही हमारे संविधान में बुनियादी रूप है, ठीक है। तो अधिकारों के इस बंटवारे के बदलाव करना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अगर संविधान में लिख गया तो उसमें संशोधन की आवश्यकता होगी। तो इस वजह से ऐसा किया गया है, क्योंकि अगर हमारे केंद्र में स्थित सरकार ऐसा करना चाहे, संप्रभु सरकार कौन है, केंद्र है, वो केंद्र ऐसा करना चाहे कि भाई ऐसा करो, राज्य की पूरी शक्ति को खत्म कर दो, वो खत्म ना कर पाए, इसलिए ऐसे प्रावधान रखे गए कि केंद्र सरकार ही सारे काम करेगी। मतलब संसद के पास संप्रभुता तो रहेगी, लेकिन फिर भी राज्यों के पास शक्ति इतनी हो जाए कि संसद अकेले इस तरह का काम ना कर पाए कि राज्यों की शक्तियों को कम कर सके। इसलिए मान लीजिए कोई एक नियम बनाया संसद ने, ठीक है, और एक नियम बनाया राज्य ने। अब संसद ने जो नियम बनाया वो तो बिल्कुल स्पष्ट रहेगा कि उसे कोई भी राज्य नहीं बदल सकता, लेकिन अगर राज्य ने कोई नियम बनाया उसे संसद बदल सकती है। तो संसद इन नियमों को ना बदल सके, इस वजह से संविधान में स्पष्टता की गई है कि राज्य के पास जो शक्तियां हैं उन शक्तियों के अकॉर्डिंग राज्य ने अगर कोई नियम बनाया है, कोई भी विधि बनाई है, उस विधि को अगर खत्म करना है तो अकेले संसद इस पर काम नहीं कर सकती। संसद अपने किसी भी एक लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी एक नियम पारित करे और पारित करके उसमें बहुमत के द्वारा क्या करे, उस नियम को बदल दे। तो ये स्पष्टता करने के लिए केवल संसद को ही शक्ति नहीं दी गई है। अब क्या होगा कि राज्यों के साथ मिलकर ही संसद राज्यों के नियमों को खत्म कर सकती है, और राज्य ऐसा नहीं चाहेंगे कि भाई उनका खत्म हो जाए, जो उनके पास जो शक्ति है वो खत्म हो जाए। तो अगर चाहते भी हैं, अगर राज्य चाहते हैं तो क्या करना होगा, पहले तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से कोई भी नियम पारित होना चाहिए। एक नियम पारित हो गया, कोई भी नियम, उसके बाद जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में आधे से अधिक राज्य होने चाहिए जो मंजूरी दे दे कि हां आप ऐसा नियम बना दीजिए। तो अब यहां पर संसद के पास भी शक्ति है और राज्य के पास भी शक्ति है। तो यहां तक समझ गए आप, बहुत अच्छे से समझ गए कि राज्यों के पास किस प्रकार की शक्ति है और राज्य किस प्रकार से अपनी शक्तियों की रक्षा भी कर सकते हैं। अब राज्यों के पास शक्ति तो है, रक्षा कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए संसद ने कोई एक नियम बना दिया और राज्यों से उनके बारे में स्पष्टता ली ही नहीं, राज्यों से कोई भी बातचीत की ही नहीं और नियम पारित कर दिया, और उस नियम से क्या हो रहा है, राज्य की जो भी शक्तियां हैं वो शक्तियां कम हो रही हैं। तब क्या होगा, तब जाएगा कोर्ट में फैसला, ठीक है, कोर्ट के पास जाएंगे, राज्य जाएंगे कोर्ट के पास, और राज्य जब कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट के पास किस प्रकार की शक्तियां हैं, कोर्ट इनके जो प्रावधान है, पहले तो आपको पता ही है
कि न्यायालय के पास क्या कह सकती है, संविधान के प्रावधानों की रक्षा और कानूनों के क्रियान्वयन के लिए अगर कोई कानून है उनके इंप्लीमेंटेशन पे का बात आ रही है तो वो कौन काम करेगा, वहां पर न्यायपालिका काम करेगी। और शक्तियों के बंटवारा जैसा काम भी संविधान में लिखा हुआ है। तो संविधान के इन्हीं प्रावधानों को लागू करने के लिए शक्ति किनके पास है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले लेंगी जिससे राज्यों की शक्तियों के बंटवारे आसानी से हो सके, राज्यों को प्रॉब्लम ना आए और राज्यों की किसी भी शक्ति का हनन ना हो। तो अब समझ में आ गया कि अगर कोई भी पॉइंट है जिस पर संसद कोई नियम बनाती है और वो राज्य के शक्तियों को कम कर रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ये चीजें आपने बहुत देखी होंगी, बहुत बार ऐसा देखा होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जीएसटी का, तो जीएसटी का प्रावधान भी इसी प्रकार से लागू हुआ था। तो आपने देखा होगा जीएसटी का प्रावधान जब लागू हुआ था तो एक दो बार चीजें देख लिया करिए, ठीक है। संसार टीवी तो आप फॉलो कर ही रहे होंगे, इतना करंट में नहीं जाना है कि बहुत सारा करंट। अब करंट में 4 क्वेश्चन आने हैं, आपको करंट नहीं पढ़ना, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उन बेसिक चीजों को आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, इस वजह से आपको पढ़ना है। कोई लोग नहीं पढ़ाई कर रहा है लेकिन फिर भी उन्हें ये चीजें पता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है उनके राज्य की शक्तियों का हनन हो रहा है। अगर हनन हो रहा है तो उसके लिए वो किस प्रकार के कदम उठा सकते हैं, तो ये सारी बातें भी आपको जानना जरूरी है। अब इतनी बातें तो हो गई सारी जो शक्तियों के सुरक्षा के लिए। अब इसके बाद कोई भी नियम है उस नियम को लागू करना है। मान लीजिए जैसे राज्य ने कोई एक नियम बनाया और कृषि में सब्सिडी दी, कृषि में सब्सिडी देने का नियम किसके पास है, राज्य की शक्ति है। आपने देखा होगा देवीलाल खट्टर, उन्होंने कहा था कि हम आपके जो भी बकाया है उस बकाया को खत्म कर देंगे। तो ये सारी शक्तियां राज्यों के पास है। अब कर खत्म करने के लिए राज्य के पास रुपए भी तो होने चाहिए, तो वो रुपए कहां से आएंगे, वो आते हैं कर से, टैक्स से रुपए आते हैं और टैक्स से ही हमारी सरकार चलती है। तो आपने बजट देखा होगा, बजट पास होता है उसमें कर लगाया जाता है, कितना कर लगेगा, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सारी चीजें आपने बजट में देखी ही हैं, ठीक है। तो ये बजट का उद्देश्य यही है कि हमें पैसा मिले और हम अपने राज्य में जो भी काम करने वाले हैं उस पैसे का प्रयोग कर सकें। तो जो भी सरकार है चलाने के लिए अपनी जिम्मेवारियों के जो निर्वहन है, उन निर्वहन के लिए पैसे की जरूरत है। तो वो राजस्व की उगाही कहां से होगी, केंद्र और राज्य सरकारों के पास कर लगाने की शक्ति है। तो केंद्र सरकार भी टैक्स लगाती है और राज्य सरकार भी टैक्स लगाती है। ये चीजें आपने देखी। अभी दिल्ली का एक चला था, दिल्ली में क्या था, जो लीकर वाला पॉइंट आया था, मतलब शराब पर लगने वाला कर। तो शराब पर कर कौन लगाता है, राज्य सरकार कर लगाती है, ठीक है। तो इससे भी आपको पता होगा, अभी दिल्ली के सीएम जेल में है, क्या है, किस तरह का है, वो चीजें मैं नहीं जाना है, लेकिन ये चीजें आपको पता है कि शराब पर कर कौन लगाता है, वो राज्य सरकार कर लगाती है। तो उसी से वो पैसे जनरेट करती है और वही पैसे खर्च करती है लोगों को सुरक्षा देने में, लोगों को सुविधा देने में। तो ये काम जब होते हैं उसके लिए कर की आवश्यकता होती है और वो कर लगाने का जो स्पष्टता है वो भी संविधान में दी हुई है। तो संविधान में संशोधन कैसे किया गया था जब जीएसटी आया था, वो भी आपको पता होगा। अब जो आगे के पॉइंट है वो पॉइंट मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। रिवीजन हो गया एक आपका, और रिवीजन में आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो आपको कल नहीं समझ में आए थे। तो जितने लोगों ने मैसेज करके मुझे बोला था कि सर थोड़ा नहीं समझ में आया, अब मुझे मैसेज करके बताइए कि क्या अब सब कुछ क्लियर है, इतने पॉइंट तक आपका सब कुछ क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो फिर आप बोलिए, फिर मैं इसका रिवीजन कराऊंगा। आपके लिए ही मैं क्लास बना रहा हूं, तो आप बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही क्लास चलेगी। तो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जो आगे का है, जो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, उसके साथ साथ भाषाई नीति जो है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। तो लेक्चर में इतना ही। लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप बहुत प्यार दे रहे हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं
हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं। तो बिना कहे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो थैंक यू ये सब करने के लिए और बाय।